नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। चारधाम की तर्ज पर उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में यात्रियों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन, जल्द लागू होगी व्यवस्था। हरेला पर दून में लगेंगे 1 लाख पौधे, मियावाकी पद्धति से होगा पौधारोपण। वकीलों की ड्रेस में सिर्फ वकील रहेंगे, दलाल, मुंशी और इंटर्न नहीं, दून बार एसोसिएशन की सख्त चेतावनी। बिहारीगढ़ से आसा रोड़ी के बीच खुलेगा दून दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, कांवड़ यात्रा को देखते हुए फैसला। गंगा में नहाते समय डूबे 4 कांवड़िए यात्री, एसडीआरएफ ने तत्परता दिखाते हुए बचाई जान। उत्तराखंड में अभी और जारी रहेगी आफत की बारिश, आज कई जिलों में आईएमडी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। काशीपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां मोहल्ला अलीखा में बंद घर से युवक का शव बरामद हुआ। 2 दिन से बंद था घर और घर के अंदर लाश मिली है। इलाके में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है। हादसा या मर्डर में इस मामले को लेकर पुलिस की गुत्थी उलझी है। शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है, लेकिन यह हादसा है या मर्डर, इस पर गुत्थी अभी उलझी हुई है। पुलिस जांच में जुटी हुई, आसपास के लोगों से पूछताछ जारी है। काशीपुर के मोहल्ला अलीखा में दहशत का माहौल है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में गंगा घाटों पर तैनात एसडीआरएफ के जवान गंगा में डूब रहे कांवड़ियों को बचाकर जीवन दान दे रहे हैं। रविवार को कांगड़ा घाट पर डूबने की अलग अलग घटनाओं में एसडीआरएफ के जवानों ने 2 कांवड़ियों को बचाया। हरियाणा के सोनीपत और यूपी के नोएडा से आए कांवड़िया अचानक पानी के तेज बहाव में बहते हुए डूबने लगे, जिस पर गंगा घाट पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने राफ्ट बोट और लाइफ जैकेट के जरिए कांवड़ियों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला है। गौरतलब है कि कांवड़ियों से ग्रिल के अंदर रहकर ही स्नान करने की अपील की जा रही है, लेकिन कुछ कांवड़िए लापरवाही करते हुए ग्रिल के बाहर गहरे पानी में जाकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के सुमन नगर इलाके में टिहरी पुनर्वास की करीब 10 बीघा सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध दरगाह को लेकर अब हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द मजार पर कार्रवाई नहीं की तो कांवड़ यात्री इसे खुद हटाने को मजबूर होंगे। साध्वी प्राची ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाया गया ऑपरेशन लैंड जिहाद सराहनीय कदम है, लेकिन सुमन नगर जैसी जगहों पर बनी ऐसी कई मजारें अब भी प्रशासन कार्रवाई की प्रतीक्षा में है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा में किसी भी प्रकार का जिहादी दखल अगर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि वैसे तो धामी जी बहुत अच्छा काम उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं, अवैध मजारों को भी हटाया गया, लेकिन सुमन नगर के अंदर मुझे पता चला है कि 12 बीघा जमीन में सुमन नगर के अंदर है, तो उसमें भी इन्होंने मजार बनाई है। शासन प्रशासन जल्दी से जल्दी उस मजार को हटाए, नहीं तो मेरी बात हुई है, कांवड़िया उनको अपने आप देख ले। अगली खबर नैनीताल से, जहां जिला पंचायत के 21 रामड़ी आन सिंह, आपको बता दें आना सिंह पनियाली क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तेलिया ने आज एक प्रेस वार्ता की आयोजन
प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिला महामंत्री नवीन भट्ट, चुनाव प्रभारी प्रताप बोरा और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रमोद तेलिया सहित तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान बेला तेलिया ने अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा साझा करते हुए कहा कि उन्होंने जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की है, जिनका लाभ आज क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। वहीं विपक्ष द्वारा प्रत्याशियों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बेला तेलिया ने कहा, जो लोग मुझ पर विकास न करने का आरोप लगा रहे हैं उन्हें पहले खुद जवाब देना चाहिए कि जब वे पद पर थे तो उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या किया। जी, चुनाव प्रचार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और क्षेत्र की जनता का अपार सहयोग मिल रहा है और लगभग आधे से ज्यादा हमने ग्राम सभाएं पूरी कर ली हैं। अब कुछ ही समय भी अब 10 दिन का बचा है। इसमें भी हमने अभी कुछ 5-6 गांव और रह गए हैं जिसमें अभी प्रचार करना रह गया है। वो विरोधी नहीं है, हमारे पार्टी के हमारे ही छोटे भाई लोग हैं। 4 दिन का चुनाव होता है, कोई विरोधी नहीं होता है। चुनाव में एक ही विजय होती है, बाकी उसके बाद सब ये इस सीट के ही यहीं के नागरिक हैं, हमारे भाई लोग हैं। बस हम चाहेंगे कि चुनाव शांतिप्रिय ढंग से लड़ा जाए और जीत हार तो लगी रहती है। बिल्कुल वोटों में नहीं देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिला हुआ है, अधिकृत प्रत्याशी हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेके पन्ना प्रमुख से लेके शक्ति केंद्र से लेके सभी पदाधिकारीगण क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगली खबर की ओर, खबर गदरपुर से, जहां भाजपा नेताओं ने रामलीला मैदान में चक्की मोड़ पर भाजपा समर्पित जिला पंचायत प्रत्याशी भावना कोरंगा के समर्थन में चुनावी रैली का आयोजन किया है। आपको बता दें कि आज गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बरीराई जिला पंचायत क्षेत्र से भाजपा समर्थित प्रत्याशी भावना कोरंगा के समर्थन में चुनावी रैली, जनसमर्थन रैली का आयोजन किया गया। आयोजन में पूर्व सांसद बलराज पासी, पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक अरविंद पांडे व उत्तराखंड सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तम दत्ता ने सभा को संबोधित करते हुए भावना कोरंगा के लिए वोट मांगे। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार बहुत ईमानदारी से प्रदेश में काम कर रही है। डबल इंजन का फायदा पूरे एक व्यक्ति को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच में एक आध अधिकारी लापरवाह होते हैं जिनको अपनी जेब से मतलब होता है। मेरे सभी युवा साथियों से काम करने के लिए कोई गलत काम करेंगे तो उनके खिलाफ आवाज उठाना और अपनी सरकार को बनाने से बचाना ये मेरा दायित्व बनता है। सारे युवा साथी मैं मन से नाम बहुत बहुत धन्यवाद जीवन दा। और आप जैसा जनसमूह यहाँ पर देख रहे हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय होने वाली है। भावना कोरंगा की जीत होने वाली है। शोभन सिंह कोरंगा जी को जीत कर सीट की श्रद्धांजलि दी जाएगी और माननीय विधायक जी का मस्तक ऊंचा किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट आने वाली है। देखिए, आपको चुनाव प्रचार से पता चल ही रहा होगा हम लोग कितनी जीत और मेहनत कर रहे हैं। हम कम से कम हमें 1 महीना हो गया प्रचार प्रसार करते हुए। जिस भी गांव में हम जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो जहां तक है हमारी जीत बिल्कुल पक्की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में इस बार पंचायत चुनाव मानसून सीजन के दौरान हो रहे, जिससे प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की आशंका बनी है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं, फिर भी जनपद के कई हिस्सों से मार्ग अवरुद्ध होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कई इलाकों में भूस्खलन से सड़क क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं मानसून के बीच पंचायत चुनाव पर जिला अध्यक्ष कांग्रेस मोहित सिंह ने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लगता है कि मानसून चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जानबूझकर इस माह में चुनाव करवाए जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमारी राज्य सरकार के द्वारा चुनाव घोषित किए गए हैं और मानसून अपने चरम पर है और जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, ऐसे में जो चुनावी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने में कर्मचारियों को बाधा का सामना करना पड़ेगा और इससे वो चुनावी प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जगह जगह रोडें बंद हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, पहाड़ धंस रहे हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की में सैनी जागृति मिशन ने 250 मेधावी छात्राओं सहित खेल व संगीत आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान वक्ताओं ने युवा वर्ग को कड़ी मेहनत और अनुशासन में रहते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। रुड़की के हरिद्वार रोड स्थित निजी बैंक्वेट हॉल के सभागार में महाराजा सूरसैनी, महात्मा ज्योतिबा फुले व माता सावित्रीबाई फुले के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर अतिथियों ने समारोह का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मदन सैनी, चांसलर सिक्किम गुरुकुल विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ने कहा कि युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश व समाज की दिशा बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज की इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में युवाओं को क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने होंगे, तभी समाज का पिछड़ापन दूर होगा। इस तरह के प्रोग्राम करने से बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम सब इकट्ठे होते हैं, शिक्षाविद इकट्ठे होते हैं, तो वो सब उनको गाइड करते हैं कि आने वाला भविष्य जो है किस ओर जा रहा है। तो जब जो बच्चे इस तरह के प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, उनको एक नई ऊर्जा मिलती है कि अपने समाज में जाकर किस तरह से अपने समाज की, अपने देश की सेवा करनी है, और इस तरह वो आगे बढ़ते हैं और अपने देश का, अपने समाज का मान सम्मान आगे बढ़ाते हैं। मैं आज के कार्यक्रम में जो सैनी जागृति मिशन ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, जो इन्होंने एक सक्सेसफुल कार्यक्रम का आयोजन किया, और जो ख़ास तौर पे जो हमारी नारी शक्ति है, जो हमारी बेटियां हैं, उनको मान सम्मानित करके आगे बढ़ाने का कार्य किया है, क्योंकि बेटियों को आगे बढ़ाने से एक परिवार को आगे बढ़ाना माना जाता है। ये सैनी जागृति मिशन जो है वो सैनी में जागृति हो उसका मिशन को लेकर है। जैसा अभी अतिथियों ने हमारे बताया, हरियाणा से आप आए हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने मिशन ही तो चलाया था भाई, नारियों को शिक्षित किया, उन्होंने आगे शिक्षित किया, वो पहली शिक्षिका हमारी। और आज देखे आप इतने बच्चे जो प्रतिभावान यहाँ आए हैं, वो दूसरे को प्रेरित करेंगे, उनके भाई बहन सारे यहाँ आए, परिवार आया, और जो टिप्स इन्होंने दी है हमारे अतिथियों ने, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन बच्चों को आगे ही बढ़ाएगी, और जो अब आगे जो जनरेशन है वह भी आगे बढ़ेगी हमारी। और सैनी जागृति मिशन ऐसे ही हमारे साथी जो आज लगे हुए हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। हम इनका भी स्वागत कर अभिनंदन करते हैं जो आज अतिथि हमारे यहाँ पहुँचे हैं। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। नैनीताल जिले में मशरूम की खेती को बदलती दुनिया में एक व्यावसायिक विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां के चेतराम शाह इंटर कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को बटन मशरूम, कस्तूरी मशरूम, आयस्टर मशरूम और स्थानीय ढींगरी किस्म की खेती के व्यावसायिक तकनीकी सिखाई जा रही है। स्कूल परिसर के प्लांट में प्रयोगात्मक रूप से तैयार स्पोन बैग में जब मशरूम अंकुरित होते हैं तो उन्हें देखकर छात्र उत्साहित हो उठते हैं। यह अनुभव उन्हें केवल खेती तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि भविष्य में रोजगार उपलब्ध कराने की मानसिकता के साथ समाज में योगदान के लिए प्रेरित करता है। शिक्षकों की देखरेख में छात्रों को बैगलेस सिस्टम, उपायुक्त तापमान, नमी और अन्य कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाती है। उनका उद्देश्य है कि ये युवा तकनीकी सीखकर आसपास के गांवों को भी प्रेरित करें और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करें। नैनीताल प्रशासन भी इन पहलों को पहले से जारी मशरूम गांव परियोजनाओं के साथ जोड़कर मशरूम खेती को एक संवेदनशील और लाभदायक व्यवसाय के रूप में देखने लगा है। बेसिकली मशरूम उत्पादन का हमको बताया जा रहा है यहाँ पर, और शिक्षा के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। उनमें से एक ये मशरूम उत्पादन भी है। इसमें हमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से मशरूम उगाना होता है, कैसे हमारे दैनिक जीवन में हमारा रोजगार का साधन बन सकता है, कैसे हम इससे पैसे कमा सकते हैं, किस टाइप का इसमें एटमॉस्फेयर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वो सब चीज़ें हमें सारा बताया जा रहा है यहाँ। अभी तक हमने इसमें सीखा जैसे कैसे खाद बनाई जाती है, किस टाइप के हमें बीज चाहिए होते हैं, कितने टेम्परेचर में हमें इसे रखना होता है, कितनी नमी चाहिए होती है, ये सब बताया गया। विशेष तरीके से इसमें बताने के लिए विशेष टीचरों को भी यहाँ पर नियुक्त किया गया था, उन सब ने हमें इसकी जानकारी दी। पहले तो ऐसे हमने कम ही देखे थे, जैसे बाज़ार में एक ही टाइप के मशरूम मिलते हैं ना नॉर्मल खाने वाले, वो यहाँ पर अलग अलग टाइप के भी मिलते हैं। जैसे
जो हम जिनके बारे में हम नेट में पढ़ते हैं, जिनके बारे में सिर्फ देखा ही था, वो आज हमने देखे यहाँ पर स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब वो एक काम है जो है मशरूम उत्पादन का, एक अलग वैरायटी का मशरूम है जिसको ऑयस्टर बोलते हैं। ऑयस्टर की भी हमने 3 प्रजातियाँ यहाँ पे विकसित की, मतलब उगा रखी हैं अभी। तो ऑयस्टर, एक तो प्लूरोटस सजोर काजू, एक जामोर और फ्लोरिडा को हम ये सिखा रहे हैं कि कैसे हम इस मशरूम को बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों से हम मुख्य रूप से बच्चों से इससे तैयार किया जाता है। कैसे ये पॉली जो बैग आप देख रहे हैं, ये पॉली बैग को हम कैसे इस पर भरेंगे, कैसे इसके बाद इसमें बीज डालेंगे और उस बीज डालने के उपरांत कैसे जब मशरूम उग जाता है तो उस मशरूम को कैसे तोड़ा जाता है और कैसे पैकिंग की जाती है, ये सब हम बच्चों से ही करते हैं। मुख्य रूप से जो गेहूँ का भूसा हम इसमें यूज करते हैं, उस गेहूं के भूसे को हम करीब 24 घंटे फॉर्मलिन जो फॉर्मल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन होता है उसके साथ बेबेस्टिन के साथ उसमें भिगो के रख देते हैं ताकि उसके अंदर जो कीड़े वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। तत्पश्चात हम उनको फैलाते हैं और उसके पश्चात उसमें बीज डालकर हम इसको रखते हैं और 20 से 25 दिन का टाइम हमारा लगता है जिसमें कि हमारा मशरूम उत्पादन हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम वर्तमान को सजाने और भविष्य को बचाने के लिए दिए संदेश को सार्थक करते हुए नैनीताल देवीधुरा के ग्रामीणों और वन विभाग ने मनोरा रेंज में देवीधुरा के भूमिया मंदिर परिसर में एक पौधा मां के नाम पर पौधरोपण किया है। देवीधुरा के ग्रामीणों व वन विभाग की ओर से पौधरोपण से पहले उनकी पूजा अर्चना कर भूमिया मंदिर में पेड़ों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की गई, जिसके बाद वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को पेड़ों को बचाने की शपथ दिलाई गई। वन क्षेत्राधिकारी मुकुल शर्मा ने बताया कि भूमिया मंदिर परिसर में विभिन्न प्रजातियों के 50 से ज्यादा पौध रोपे गए हैं ताकि प्रकृति को बचाने के साथ साथ पर्यावरण संतुलन भी बना रहे। और ये हरियाली में जो है हम एक पेड़ पौधा नाम के नाम लगा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक मंशा योजना है कि सब लोग इस पेड़ को लगाएं, अपनी माँ के नाम लगाएं। इस उद्देश्य से लगाएं कि इस पेड़ को जीवित रखें, ये हमारे पर्यावरण में काफ़ी हितकारी होगा। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सीसीआर भवन में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोभाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में कांवड़ यात्रा के पहले 2 दिनों के अनुभवों को साझा करते हुए व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। अधिकारियों ने कांवड़ मेले को मर्यादित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। विशेष रूप से ओवरसाइज कांवड़ को लेकर सख्ती बरती जा रही है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोभाल ने 2 टूक चेतावनी दी कि तय मानकों से बड़ी कांवड़ लाने वालों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और ऐसे कांवड़ यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। बैठक के दौरान बेहतर ड्यूटी करने वाले 26 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और नगद इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। ये कदम पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने के लिए साथ ही सेवा भावना को प्रेरित करने के लिए उठाया गया। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो धार्मिक यात्रा में सम्मिलित होने कांवड़ यात्रीगण यहाँ आते हैं। हरिद्वार से जल लेके अपने अपने पवित्र स्थानों पे जलाभिषेक के लिए यहाँ से निकलते हैं। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने हरिद्वार पुलिस का एक मुख्य फोकस रहता है। अब क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार देखने में आ रहा है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर अपने व्यूज़ को, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए किसी भी घटना की प्रामाणिकता को जाने बिना ही ऐसे ही पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा हो रहा है। साथ में ऐसे तत्वों को मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अगर आपकी किसी भी गलत पोस्ट से अगर कोई हरिद्वार की या आसपास की कोई शांति व्यवस्था पर आंच आती है तो ऐसे पोस्ट क्रिएटर और उसको शेयर करने वालों के खिलाफ से जो हमारी सख्त वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कांवड़ यात्रा में चलने वाले डीजे पर जातीय व आपत्तिजनक गाने पूरी तरह से बैन रहेंगे। उसी के साथ ही डीजे की ऊंचाई हाइट पर भी पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। केवल तय मानकों के आधार पर ही डीजे हाईवे पर चल सकती हैं। मानकों को अनदेखा किए जाने को लेकर मंगलौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलौर गुड मंडी पहुंचे कांवड़ डीजे को पुलिस ने डीजे उतरवाकर रवाना कर दिया है। पुलिस ने कई डीजे स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस भी थमा दिया है। सीओ मंगलौर विवेक कुमार ने बताया कि जनपद हरिद्वार में कांवड़ में आने वाली ऊंची हाइट के डीजे बैन कर दिए गए हैं। सीओ मंगलौर ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर मंगलौर गुड़ मंडी में खड़े दर्जन डीजों को कांवड़ियों गाड़ियों से उतरवाकर इस बार
जनपद हरिद्वार पुलिस कांवड़ यात्रियों को यात्रा को लेकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरतना नहीं चाहती। ये आप पीछे भी देख रहे हो, ये सभी डीजे जो यहाँ पर आ गए थे और जो इनको गाइडलाइन है 10 फुट और 12 फुट की जो गाइडलाइन है संबंधित उनको नोटिस भी दिया गया है। और सभी डीजे को आप पीछे आप एक बार कैमरा भी कर दीजिए, तो सभी डीजे जो है वो पीछे हम खुलवा भी रहे हैं, उनको वापस भी दिया जा रहा है। और जो भी गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जितने डीजे यहाँ पे रुके रात को 9 बजे तक का इनको बताया गया कि उस तक आप अपना जो है इसको डिसेंबल कर दीजिए और उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और एक विधि सम्मत जो इनको आदेश है वो भी लिखित रूप से इनको जो है थमा दिया गया है नोटिस, और इसमें अगर इनके द्वारा कंप्लायंस नहीं की जाती तो जो भी कानूनी कार्रवाई। खबर लक्सर से है, जहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजू चौधरी ने प्रदेश की धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने सवाल पूछा कि इन वर्षों में मुख्यमंत्री ने पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में कितनी भर्तियां की हैं। जिलाध्यक्ष चौधरी लक्सर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। जिलाध्यक्ष राजू चौधरी ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार के 4 साल को स्वर्ण काल बताकर ढिंडोरा पीट रहे हैं, जबकि ये 4 साल उत्तराखंड के लिए स्वर्ण काल के बजाय शून्य काल रहे हैं। बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे घाघर क्षेत्र के ढाटी की गांव का सुनील आज विश्व पुलिस गेम में गोल्ड मेडल जीत के लौटा 2 इवेंट्स में। देवभूमि ने पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व का मौका है और मैं युवाओं को कहूंगा कि सुनील से प्रेरणा लें, अपनी ऊर्जा को खेलों में लगाएं, बर्बादी में, लड़ाई झगड़े में ना लगाएं और देश को और भी सुनील बना करके दें। मेरे 5 किलोमीटर में और 10 किलोमीटर में मेडल आए हैं और मैराथन में टोटल मेरे 5 पदक आए हैं। और मैं अपने उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी साहब और आईजी साहब को धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरे सबसे जिन्होंने मुझे अभ्यास कराया उनका नाम है श्री मनीष सिंह रावत, मेरे कोच हैं, पूर्व ओलंपियन 2016 में उनका ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, श्री मनीष सिंह रावत। उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में सावन के पावन मौके पर धामी सरकार ने सनातन धर्म की आड़ में साधु संत का भेष बदलकर ठगने वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू की है, जिसके तहत पुलिस ने एक्शन लेते हुए 25 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, जो बाबा के वेश में लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। धामी सरकार के इस एक्शन के बाद प्रदेश में पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जो धार्मिक चोला पहनकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में साधु के वेश में घूमने वाले फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाने के आदेश दिए हैं। इसी को लेकर सभी थाना पुलिस को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस ने सत्यापन और चेकिंग अभियान चलाया है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस ने साधु वेश में घूम रहे 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सहसपुर से पकड़ा गया एक बांग्लादेश का नागरिक भी है। उसके खिलाफ सहसपुर में विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी सभी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने सभी को हिदायत देकर जमानत पर रिहा कर दिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने साधु वेश में घूमने वाले फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाने के आदेश दिए थे। इसी को लेकर सभी थाना पुलिस को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में वो खुद भी नेहरू कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों में थाना पुलिस के साथ सत्यापन और चेकिंग अभियान में घूमे थे। चेकिंग के दौरान ऐसे कई फर्जी बाबा दिखाई दिए जो लोगों को कई तरह से अपनी बातों में फंसा रहे। कई लोग तो भविष्य बताने की बात कह रहे थे, तो कोई ग्रह कलेश को दूर करने के लिए युक्तियां बता रहा था। इनमें से कई लोग ऐसे थे जो भगवा चोले में ज्योतिष की पोथियां लेकर बैठे हुए थे। ऐसे में इनके प्रमुख दस्तावेज मांगे गए तो इनके पास कुछ नहीं मिला। कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति सहसपुर में घूमता दिखाई दिया। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि वो बांग्लादेश का रहने वाला है। उसके पास से भारतीय कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ। रुकन रकम उर्फ शाह आलम नाम के इस व्यक्ति से आईबी और एलआईयू की टीमें पूछताछ कर रही हैं। पकड़े गए बाकी 24 लोगों में से 20 से ज्यादा दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। जिला पुलिस को ऑपरेशन कालनेमी को गंभीरता से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, बहुत पवित्र महीना श्रावण मास का प्रारंभ हो गया है और श्रावण मास में हमारे राज्य में यहाँ अनेक हमारे धार्मिक स्थल हैं। भगवान महादेव की धरती है। वहीं माँ गंगा का जल लेने पूरे देश भर से कई करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए आते हैं। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छद्म वेश बदलकर जहाँ
लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। और ये एक सर्च अभियान भी होगा। हमारा पूरा प्रशासन इसमें पूरी तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जो लोग अपना वेश बदल के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, भ्रम का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे, एक ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी को, जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों या ऐसे युवाओं को ठगते हैं, जहाँ पर वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके को और उसके बाद पैसे ठगते हैं। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहाँ इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहाँ पर एक बांग्लादेशी जो छदम वेश में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, जॉइंट इंट्रोगेशन में पता चला कि रकम इसका नाम है, जो टंगाइल जिला जो ढाका के पास है, वहाँ से ये चोरी छिपे 6-7 महीने पहले विभिन्न स्थानों से होते देहरादून पहुँचा था और कुछ समय से यहाँ पर सक्रिय होकर छदम बेस में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था। अभी भी हमारी टीमें इंट्रोगेशन उसमें कर रही हैं, बट अभी तक जो वेरीफाइड हुआ है उसके हिसाब से उसका वहाँ का निवासी होना पाया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही ऑपरेशन कालनेमी को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, वैसे ही मुख्यमंत्री के निर्देशों पर उत्तराखंड पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी और 24 घंटे के भीतर देहरादून पुलिस ने राजधानी के अलग अलग क्षेत्र में साधु संतों का भेष धारण करके ठगी करने वाले 2 विशेष समुदाय के लोगों सहित कुल 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक व्यक्ति बांग्लादेश का नागरिक है। पुलिस इन सभी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। देहरादून एसएसपी का कहना है कि सनातन धर्म की आड़ में शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो बिना किसी ज्ञान के साधु संतों का भेष धारण करके लोगों को ठग रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल 25 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और आगे भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहीं विपक्ष का कहना है कि भगवा धारण कर कई तरह के गंभीर अपराध किए जा रहे हैं, जिनको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, क्यों न वो ऑपरेशन कालनेमी ही हो। बिल्कुल, मैं स्वागत करती हूँ इस फैसले का, इसलिए क्योंकि केवल भगवाकरण करने से किसी के अपराध नहीं छुप सकते। भगवा चोले की आड़ लेकर हम आजकल देख रहे हैं कि अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और ख़ास करके उत्तराखंड देवभूमि में तो अपराधों की ऐसे लग रहा है बरसात हो रही है, चाहे वो महिला अपराध हों, चाहे वो डकैती, लूट, हत्या के मामले हों और चाहे वो भूमि कब्जाने के मामले हों। तो ऐसे में जब अपराधों की ये बयार सी बह रही है तो बहुत ज़रूरी है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाए और इन अपराधों पर नकेल कसने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं। देखिए, जो उत्तराखंड में पिछले 2-4 सालों में देखने में आ रहा है कि अत्याचार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार और दुराचार जिस स्पीड से, जिस तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत दुखद है। लेकिन वर्तमान में जो धामी सरकार ने ये मुहिम चलाई है, इसका हम स्वागत करते हैं और सरकार का समर्थन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी कहना चाहते हैं कि ये तो आपने एक मुहिम चलाई है, ये तो लगता है ये क्षणिक है। जो पहले से ही यहाँ पर जो अत्याचार चल रहे हैं और आगे भी चलने की जो है दिख रहा है कि जिस प्रकार से आए दिन मारपीट और धर्म विशेष के लोगों के साथ या किसी समुदाय विशेष के लोगों के साथ में या कोई अन्य लोगों के साथ में मारपीट या हत्याओं का जो दौर उत्तराखंड में चल रहा है, ये कब जाकर के थमेगा। ये बहुत ही सराहनीय कदम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है। ऑपरेशन कालनेमी जो यहाँ पर शुरू किया गया है, इसके तहत लगातार अब आज से ही कार्यवाही होना शुरू हो गई है। 4 से ज्यादा नकली साधु संतों को गिरफ्तार किया गया है और कहा जा सकता है कि विश्वासघात नहीं, अब प्रतिकार होगा। पूरी तरीके से जो लोग हमारे संत सनातन धर्म के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो हमारे साधु संतों का वेश धारण कर कर एक गलत प्रचार शुरू करते हैं और हमारी महिलाओं और बहनों को एक तरीके से कहा जाए तो अपने जाल में फंसाते हैं, उन सब चीजों को देखते हुए ये ऑपरेशन कालनेमी लागू किया गया है।
कुल मिलाकर ऑपरेशन कालनेमी न केवल उत्तराखंड में आस्था के नाम पर चल रहे पाखंड पर प्रहार है, बल्कि ये संदेश भी है कि देवभूमि में अब धर्म का अपमान नहीं सहा जाएगा। इस फैसले ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उस धार्मिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया है जो आस्था की रक्षा के लिए न सिर्फ सजग हैं, बल्कि निर्णायक भी हैं। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले लिया गया ये फैसला श्रद्धालुओं में विश्वास और सरकार की प्रतिबद्धता को और ज्यादा मजबूत करता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल उत्तराखंड खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।